नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं 10 में है दम। 10 में है दम में क्या है कुछ खास, आइए फटाफट से आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे 10 में है दम में किसान आंदोलन की, जिसके लिए कल का दिन बहुत ज्यादा अहम होने वाला है। क्या कल ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्योंकि इस पर कल माना जा रहा है कि अंतिम फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे असदुद्दीन की पार्टी यानी कि AIMIM की, जो कि वंदे मातरम से परहेज कर रही है। आखिर ये परहेज क्यों? इसके अलावा आपको आगाह कराएंगे उस खतरे से भी जो कि देश में दस्तक दे चुका है। जी हां, बात होगी ओमाइक्रॉन की। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े मुद्दे उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और उसे रखिए कुआ पर। हमारा आज का जो सवाल है वो सवाल ये है कि आंदोलन का अंत आखिर कब होगा? संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन खत्म ना करके अब किसानों का अहित कर रहा है। तो आपके जो भी जवाब है आप फटाफट से जाइए और उसे कुआ पर रखिए। चलिए अब सबसे पहले हम 10 में है दम में बात करते हैं और शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन की। कल 4 दिसंबर है, यानी कि कल संयुक्त मोर्चा की अहम बैठक होने वाली है और जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया की निगाहें, पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई होंगी कि आखिर कल क्या कुछ अंतिम मोहर इस पर लगती है। तो देखना होगा कि क्या अपना बोरिया बिस्तर समेटते हैं या फिर ये बैठक सिर्फ एक बैठक ही बनकर रह जाएगी बाकी बैठकों की तरह। देखिए, कल 4 दिसंबर है। 4 दिसंबर जब संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा पहले भी बैठक करता रहा है। बैठक होना कोई नई बात नहीं है। नई बात है आंदोलन खत्म करने के लिए बैठक होना। तो सवाल उठता है कि क्या 1 साल 8 दिन बाद किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्या दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान अपने खेत खलिहान का रुख करेंगे या अभी भी चंद लोग उन्हें बरगलाने में कामयाब होंगे? तीनों कृषि कानून रिपील करने के घोषणा के पश्चात मैं समझता हूं कि अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए मैं किसान संगठन और किसानों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपना आंदोलन समाप्त करें। दरअसल आंदोलनकारी किसानों की मांग के अनुसार केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। पराली जलाने को अपराध न मानने वाली मांग भी सरकार ने मान ली। MSP पर भी सरकार ने नरमी दिखाई और संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा के लिए 5 नाम मांगे। ऐसे में किसानों का अब भी दिल्ली बॉर्डर पर अड़े रहना तर्कसंगत नहीं है। हालांकि कुछ लोगों की ऐसी इच्छा जरूर है ताकि उनके मंसूबे सधते रहें। कुछ लोगों में ये भी वो था कि 3 काले कानून ही जैसे किसानों की पूरी समस्या का समाधान हो गया, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो हमारा ये है कि अभी बहुत इशू बाकी है, ये मुकदमे बाकी हैं। राकेश टिकैत उन किसानों को छोड़कर नहीं जाएगा जिन किसानों के ऊपर मुकदमे हैं। दिल्ली वासी चाहते हैं कि आंदोलनकारी उनके बॉर्डर खाली कर दें। दिल्ली से सटे यूपी हरियाणा के लोग चाहते हैं कि रास्ते खाली हों। सरकार चाहती है कि किसान आंदोलन को खत्म करे। अब अधिकतर किसान चाहते हैं कि वो घर वापस लौटे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी दुकान किसानों की घर वापसी से बंद हो जाएगी और जैसे ही किसान अपने डेरे उठाएंगे उनकी दुकानों के तंबू भी उखड़ जाएंगे। साल भर से ज्यादा वक्त से दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ विपक्षी दलों की बेचैनी बढ़ गई है। उनके पास घूम फिर कर कोई मुद्दा है तो वो है किसान आंदोलन। उनके पास अगर कोई सहारा है तो वो है किसानों का कंधा। ये लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से कड़कड़ाती ठंड में किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटा रहे ताकि इनकी सियासी गर्माहट बरकरार रहे। मुद्दा जिंदा रखने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे। जब किसान वापसी के लिए बैठक करने वाले थे तो विपक्ष ने उन्हें रोकने के लिए तिकड़मबाजी शुरू कर दी। पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया जिसमें एक बार फिर लखीमपुर मुद्दे का राग अलापा और मंत्री टेनी को बर्खास्त करने की मांग की। फिर किसानों को मुआवजे की मांग की और MSP पर माहौल बनाने की कोशिश की। ट्वीट से बात बनती नहीं दिखी तो कुछ पन्ने लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए और किसानों को मुआवजे के नाम पर टिके रहने के लिए प्रेरित करने लगे ताकि आंदोलन यूं ही चलता रहे और सियासत भी चलती रहे। हिंदुस्तान की सरकार के पास किसानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है।
उनको ये नहीं मालूम कि ये कौन से किसान 700 किसान हैं, इनके नाम क्या हैं, इनको कुछ नहीं मालूम। अगर वो चाहते हैं तो ये हमारी लिस्ट ले लें और ये 700 लोगों को कॉम्पेंसेशन दे दें। कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है। इस बैठक में आंदोलन की आगामी योजना पर चर्चा होगी। संभव है कि कल संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दे। आंदोलन से जुड़े तमाम किसान अब घर वापसी चाहते हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या किसान वापस लौटेंगे या फिर बैठक बाकी दिनों की तरह ही महज एक बैठक बनकर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हिंदुस्तान की सियासत में जो लोग लोकतंत्र और संविधान की शपथ लेते हैं, उन्हें राष्ट्रगीत गाने से परहेज है। जी हां, और ये आपत्ति हुई है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM को, उनके विधायक को। आखिर क्यों है उनके विधायक को राष्ट्रगीत से इतनी परहेज, और क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रगान पे मुझे एतराज नहीं है, लेकिन वंदे मातरम कहने में हमारे आस्था के मुताबिक जिनको ये पसंद नहीं है, उनको जहां का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पसंद है वहां जाना चाहिए। हिंदुस्तान की सियासत में जो लोग लोकतंत्र और संविधान की कस्में खाते हैं, उनमें से कुछ लोगों को अपना राष्ट्रगीत भी रास नहीं आता। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वंदे मातरम गान के विरोध में उतर आई है। बिहार विधानसभा के एक शीतकालीन सत्र के समापन के दिन वंदे मातरम को लेकर बवाल खड़ा हो गया। AIMIM के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने राष्ट्रगीत गाने से इनकार कर दिया। मैं कह रहा हूं कि अच्छा ये बात बताइए, अच्छा ये बात बताइए कि गाना जरूरी क्यों है, ये बता दीजिए तो मैं करूंगा। आपको जरूरी किसने कहा? जरूरी किसने कहा? देश का राष्ट्रगीत कोई जरूरी नहीं है, वो कोई जरूरी नहीं है। बिला वजह जो चीजें जरूरी नहीं है उसको जरूरी नहीं कहना। मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रगान पे मुझे एतराज नहीं है, लेकिन वंदे मातरम कहने में हमारे आस्था के मुताबिक नहीं है। मैं कह रहा हूं भारत में किसी के डंडे का राज नहीं चलेगा। भारत किसी की निजी संपत्ति नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये बताइए, क्या संविधान ने इसको कंपल्सन किया है? क्या संविधान ने इसको लाजमी करार दिया है? क्या वंदे मातरम के विरोध पर बीजेपी बिफर गई और वंदे मातरम ना गाने पर कड़ी आपत्ति जताई। बीजेपी विधायक ने कहा कि इन्हें जिस देश का राष्ट्रगीत पसंद है, ये वहीं चले जाएं। देखिए, सदन के अंदर का फुटेज आप निकाल लीजिए, वो भी वहां खड़े थे, वो भी राष्ट्रगान के सपोर्ट में और राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े थे, परंतु बाहर आकर के एक नया विवाद पैदा करना ये उनकी फितरत में शामिल है। और हम कहते हैं कि इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अनिवार्य है, और जिनको ये पसंद नहीं है, उनको जहां का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पसंद है वहां जाना चाहिए। वंदे मातरम को विवादों में घसीटने पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिंह ने ये कहा कि इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये तो गौरव का विषय है। वंदे मातरम गायन की शुरुआत पर आरजेडी विधायक ने भी सवाल उठाए। विधायक विजय सम्राट ने कहा कि पहले सभी सदस्यों से बात करके नई परंपरा की शुरुआत करनी चाहिए थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, चुनाव प्रचार का शोर और ज्यादा तेज होता जा रहा है। तमाम जो पार्टीज हैं, उन्होंने अपनी अपनी कमर कस ली है और इसी कवायद में जुटे हुए हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। जब वो रिपब्लिक भारत से मुखातिब हुए, क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी, पिछले 3 दिन से हम आपके साथ हैं। हुजूम जो देखने को मिल रहा है, तो ये जो हम अपनी आंखों से तस्वीरें देख रहे हैं और जो दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या ये बदलाव की तस्वीर है? लोग भारतीय जनता पार्टी से परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी के फैसलों ने दुख दिया है, परेशानी दी है और हर वर्ग के लोगों के ऊपर संकट पैदा हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, उसका कोई जवाब नहीं है। बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ी है, उसका कोई जवाब नहीं है। नौकरियों के बड़े बड़े विज्ञापन तो लगे हैं लखनऊ और दिल्ली में, लेकिन नौजवानों को नौकरी नहीं मिली। इसी तरीके से व्यापार खत्म हो गया। आज लोगों की आमदनी आधी हो गई है और महंगाई दुगनी है।
डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, तो कैसे आदमी खुशहाल होगा? तो ये जो लोग बदलाव चाहते हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी से परेशान हैं, वो सब सड़कों पे आ गए हैं। आज किसान को खाद नहीं मिल रही, लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। तो ये तमाम चीजें जो हुई हैं, उसके विरोध में यहाँ जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। अखिलेश जी, भव्य मंदिर की तैयारी बताते हैं कि काशी और अयोध्या में, और अब मथुरा की बारी। केशव प्रसाद मौर्य, राजनीति धर्म के नाम पे आज भी आपने कहा, और भारतीय जनता पार्टी की जब बात करें तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व दर्शाती है। तो क्या अब भगवान श्री कृष्ण के नाम पे भी राजनीति होगी, पहले राम मंदिर के नाम पे? इस समय जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़े काम नहीं है जिसको ले जा सके। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, बेरोजगार नौजवान सड़कों पर हैं, लोग भूख से मर रहे हैं। नीति आयोग ने ये कहा है कि सबसे ज्यादा गरीब उत्तर प्रदेश में है, बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या है। तो अगर ये सब आंकड़े आ रहे हैं, उन्हें भी तस्वीर दिखाई दे रही है, इसीलिए जानबूझ करके मंदिर और भगवान का रास्ता अपना रहे हैं। भगवान के पास वही पहुंचता है जो तकलीफ में होता है, परेशानी में होता है, और वो जानते हैं कि इस बार जनता उनको हटाने जा रही है, इसलिए जानबूझ करके चुनाव से पहले ऐसे सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश जी, अलायंस पे मेरा सवाल है। बहुत सारे गुट अब साथ आ रहे हैं, अभी एक महारैली 7 तारीख को भी लाइंड अप है। क्या कहना चाहेंगे आप इन अलायंसेस से? बाबा और भारतीय जनता पार्टी सभी गठबंधन को साथ लेकर के दल हम लेके चल रहे हैं, और दलों को इसलिए साथ ला रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये सब तमाम क्षेत्रीय दल परिवर्तन चाहते हैं। उनका कुछ न कुछ उन पॉकेट्स में वोट है और समर्थन है, उनको साथ ला करके सभी रंगों को जोड़ करके एक अच्छा गुलदस्ता बना रहे हैं जो एकरंगी लोगों को हटा सके। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और आइए अब बात करते हैं उस खतरे की जो डरा रहा है। जी हां, देश में ओमाइक्रॉन दस्तक दे चुका है, और चिंता इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। कि डबल वैक्सीन भी करा ले और साथ में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो फिर ये भी वेरिएंट पास ऑन हो जाएगा। और भी व्यवस्था अभी भी खड़ी हो रही है, जो अगले दिनों में ऐसा कोई सर्ज हो तो उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध करा सके। कोशिश हमारी तरफ से यही है कि जैसे ही अगर कोई ट्रैवलर इस वायरस को लेके यहाँ आता है तो उसको इमीडिएटली डिटेक्ट करके आइसोलेट किया जाए। कोरोना के नए वेरिएंट के दस्तक से एक बार फिर से पूरी दुनिया दहशत में है। डेल्टा से 7 गुना ज्यादा खतरनाक ओमाइक्रॉन वेरिएंट भारत में भी दाखिल हो चुका है। कर्नाटक में इसी वायरस से संक्रमित 2 मरीज मिले, यानी भारत भी आ चुका है कोरोना का वो वेरिएंट जिसे अब तक का सबसे खतरनाक कोरोना माना जा रहा है। ओमाइक्रॉन के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिसकी जानकारी आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी। 3240 PSA प्लांट आज देश में लग रहे हैं, उसमें से 70% आज कार्यरत भी हो गया है। उससे 4500 से अधिक मैट्रिक टन की क्षमता आज के दिन में हमने हासिल कर ली है। और भी व्यवस्था अभी भी खड़ी हो रही है, जो अगले दिनों में ऐसा कोई सर्ज हो तो उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध करा सके। कर्नाटक में जो 2 मरीज ओमाइक्रॉन से संक्रमित मिले हैं, उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है और उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है। यकीन मानिए, थोड़ी सी भी लापरवाही बड़ी तबाही को दावत दे सकती है। आज तक जितने भी वायरसेस आए हैं, और अब डेल्टा तो सबको को नाम पता ही है, जिनमें उतनी म्यूटेशंस थी, अब इस वायरस में उससे कई ज्यादा म्यूटेशंस आई हैं। म्यूटेशंस का मतलब है कि उसने अपनी शक्ल ही चेंज कर दी है। एक तरीके से ये सोचिए, जब वायरस शक्ल चेंज कर देता है तो शायद और खतरनाक बन जाए, उसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ जाए, और सर्टेनली इसकी म्यूटेशंस स्पाइक प्रोटीन पे हैं। 32 म्यूटेशंस हैं, और यही प्रोटीन्स हैं जो कि बॉडी के सेल्स को पकड़ती हैं और सेल्स के अंदर घुसती हैं। कि डबल वैक्सीन भी करा ले और साथ में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो फिर ये भी वेरिएंट पास ऑन हो जाएगा। सवाल ये कि अब आगे क्या होगा। कर्नाटक में 2 मरीज मिले हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या बढ़ गई तो फिर क्या होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।
शायद सेकंड ईयर फिर कोविड क्राइसिस आगे बढ़े तो हर डिस्ट्रिक्ट में हमने कोविड पैकेज क्यों डिक्लेयर किया, उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ रुपीस का अपने यहाँ से मेडिसिन पेपर करके तैयार रखे। स्टेट गवर्नमेंट को कहा है, हमने ये भी कहा है कि 10,000 आपका फिर जवाब ऑक्सीजन आपके यहाँ रखो, स्टोरेज रखो, ये सारी व्यवस्था हमने की है। ओमाइक्रॉन के खतरे को देखते हुए योगी सरकार ने विशेष तैयारी भी शुरू कर दी है। विदेश से आने वाले लोगों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। जिला अधिकारियों को थर्मल स्कैनिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड के दिशा निर्देश को कड़ाई से पालन कराने की भी तैयारी की गई है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो 100% जरूरी है, सख्ती से पालन होना चाहिए। ये हम लोग बार बार कहते हैं। मास्क पहनना अति आवश्यक है, दूरी बनाए, बाजारों में कम से कम अगर आवश्यकता पड़े तभी जाए और सैनिटाइजर से हाथ अपना साफ करें। ये तो 100% आवश्यक है, ये करना ही करना पड़ेगा। कोविड नियमों के साथ साथ योगी सरकार ऑक्सीजन के इंतजाम में खास तौर पर जुट गई है। और अपने कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे सवाल पूछा था कि आंदोलन का अंत आखिर कब? संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन खत्म ना करके क्या अब किसानों का अहित कर रहा है? आपके जो जवाब हमें मिले हैं उसमें से 87% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 13% लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है नहीं। तो 10 में है दम के आज के सफर में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे यहां पर एक ब्रेक के लिए।